जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी नेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, पीवाईक्यू जो चल रहे थे आपकी जनरल साइंस की, क्योंकि जो जनरल साइंस है उसमें बायोलॉजी के जो पीवाईक्यू हैं दोस्तों, उनको कंप्लीट कर रहे थे। तो 20 तक ये हो चुका था। आप देख सकते हो लेक्चर नंबर 13 में बहुत सारे पीवाईक्यूज को हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 13 कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों इसमें। और ये आपके इवन हर एग्ज़ाम के लिए, जो उत्तराखंड पीसीएस है, आपका आरओ एआरओ है, ये सब एग्जाम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं आपको। इवन उत्तर प्रदेश पीसीएस है, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो मिस मत करिएगा, क्योंकि है क्या कि अरे यार हम लोग क्यों करें, ऐसा क्यों करें, हम तो वहाँ से कर लेंगे, घटना चक्र से कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल में इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ गिवन है, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगर आप मिस कर रहे हैं तो एग्ज़ाम को पूरा मिस कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके की किसी भी रेडिकल कर्मिस में मत पड़िएगा। तो प्लीज़ इनको बराबर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत करें तो आपको इतना तो कर सकते हैं आप लोग, ऐसा कुछ जाएगा नहीं आपका कुछ, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 20 तक 20 तक हम कर चुके थे। 21 यानी कि 21वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है, यानी कि एमनियोसेंटेसिस क्या है, ये आया हुआ है यूपी पीसीएस 2011 के क्वेश्चन में। देख रहे हैं ना, वर्डिंग कितनी टफ है। तो एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का, क्योंकि अब तो भ्रूण के लिंग का पता लगाना थोड़ा क्राइम हो गया है, एक क्रिमिनल तरीके से आप नहीं बता सकते। लेकिन पहले भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाता था। लोग ज़्यादातर बच्चे बच्चियों के हिसाब से, यानी कि लड़का है कि लड़की, लड़कियों को वहीं भ्रूण में फर्टिस में ही मार देते थे। तो ये थोड़ा गलत था दोस्तों, बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग का पता लगाता है, यानी कि गर्भवती जो महिलाएं हैं, प्रसव पूर्व किए जाने वाले एमनियोसेंटेसिस जांच परीक्षण द्वारा डाउन सिंड्रोम व गुणसूत्र जो विषमता है उसकी जांच करते हैं, और उसके द्वारा भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों, यानी कि जब आप जो हवा में तैरते हैं जो दिखते नहीं आँखों से, आपकी आँखों से डायरेक्टली नहीं दिखते हैं, उनका आकार क्या होता है, ये आता है। जो हमारे लंग्स, जो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। जब भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पॉल्यूशन है, गाड़ी दौड़ रहे हैं, रोड पे हैं, तो वो ऐसे कण होते हैं जो आपको सांस के साथ अंदर चले जाते हैं और दिखते नहीं। वो 5 माइक्रोन से कम होते हैं, ठीक है दोस्तों। हवा में तैरते श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 4 से 5 माइक्रोन का होता है दोस्तों, उससे कम का होता है, जो श्वास लेने समय सीधे तौर पर फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं, लंग्स के अंदर चले जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है, यानी इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो स्वजीवी होते हैं वो उत्पादक होते हैं, यानी कि वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। परजीवी वो उपभोक्ता होते हैं। मृतोपजीवी ये विबंधक होते हैं, यानी कि डिकम्पोजर। तृणभक्षी जो होते हैं दोस्तों, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता नहीं होते हैं। जो तृणभक्षी हैं दोस्तों वो गौण उपभोक्ता बिल्कुल नहीं होते हैं। परजीवी अपना भोजन जीवन जंतु या पादप कोशिकाओं से प्राप्त करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, क्लॉस्ट्रिडियम है, याद रखना ये आते हुए, ये इसी प्रकार के जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं। जो स्वजीवी या स्वयपोषी अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं, जैसे हरे पौधे। मृतोपजीवी अपना आहार मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, यानी कि डिकम्पोज करते टाइम, ठीक है। वास्तव में अगर देखा जाए दोस्तों, एक मिनट, वास्तव में अगर देखा जाए तो अपघटक का कार्य जो करते हैं वो कवक, बैक्टीरिया जैसे बैसिलस, म्यूकर, ईस्ट, ये क्या है, फंगस हैं। ये आपके फंगस हैं, कवक हैं दोस्तों, ठीक है। तृणभक्षी जो होते हैं ये गौण उपभोक्ता या मांसाहारी ना होकर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यानी कि ये प्राइमरी क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं। ये केवल शाकाहारी होते हैं, जैसे खरगोश। तो तृणभक्षी जो होते हैं, तृण मतलब जो पेड़ पौधे पत्तियाँ खाते हैं वो होते हैं तृणभक्षी। तृण मतलब पत्तियाँ वगैरह, फूल वगैरह खाते हैं, तो ऐसे वो होते हैं शाकाहारी होते हैं, जैसे खरगोश है, डियर है, गौट है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट रखा गया, आपको पता है। नेक्स्ट, शहतूत शॉल बनाई जाती है, ये चीरू के बालों से। चीरू ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है दोस्तों, उसके बालों से ये बनाई जाती है शहतूत शॉल, जैसे तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। शहतूत को ऊन का राजा भी कहा जाता है। एक शहतूत शॉल को बनाने में 4-5 चीरू को मारा जाता है। देख रहे हैं, इन्वायरमेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप एक शहतूत की शॉल बनाने के लिए 4-5 हत्याएँ कर रहे हैं, तो गलत है दोस्तों। इस कारण प्रतिवर्ष लगभग 20,000 चीरू
शहतूश कारोबार में मर जाते हैं। 1975 में IUCN की एक रिपोर्ट में इसको बैन कर दिया गया और इसके पश्चात 1990 के दशक में भारत में भी इस सॉल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस रिंग सॉल भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, इसे रिंग सॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी पक्षी उड़ते हैं, सभी पक्षी उड़ते हैं, भाई ऐसा तो नहीं है। रेशम, शहद तथा लाख सभी कीट उत्पाद हैं, याद रखना, रेशम, शहद तथा लाख सभी कीट उत्पाद हैं। सभी सर्प विषैले होते हैं, सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं, सभी विषाणु रोगजनक होते हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सा कूट सही है दोस्तों? देखो सिर्फ दो सही है, दो सही है, मतलब रेशम, शहद तथा लाख सभी कीट उत्पाद हैं, बाकी का सभी पक्षी उड़ नहीं सकते, गलत हो गया, सभी पक्षी उड़ नहीं सकते दोस्तों, ठीक है। उसके बाद और सभी सर्प विषैले भी नहीं होते, ये गलत है। सभी जीवाणु हानिकारक भी नहीं होते और सभी विषाणु रोगजनक नहीं होते दोस्तों। जैसे रेशम, शहद तथा लाख सभी कीट उत्पाद होते हैं। सभी पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं होते, जैसे कीवी, पेंगुइन, ये उड़ नहीं सकते हैं दोस्तों ये। और ना ही सभी जीवाणु रोगजनक होते हैं, जैसे प्रोबायोटिक जो लैक्टोबैसिलस जो दही में पाए जाते हैं, ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। सर्प ही कुछ ही प्रजातियां विषैली होती हैं, जैसे कोबरा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रायो प्रिजर्वेशन एक तकनीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें उपयोग किया जाता है दोस्तों द्रव नाइट्रोजन का, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री 196 डिग्री सी पर, ध्यान रखना, यानी कि द्रव नाइट्रोजन का 196 डिग्री सी माइनस में क्रायो प्रिजर्वेशन का तकनीक का यूज किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो जीन बैंक, एनिमल ट्रांसलोकेशन, प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण की एक XC2 प्रविधि है। XC2 एक होती है NC2, एक XC2, मतलब बाहर से लाना, बाहर रखना, XC2 प्रविधि कहलाती है। क्रायो प्रिजर्वेशन के तहत प्रजातियों के बायोटिक भाप का तरल नाइट्रोजन में बहुत कम तापमान -196 डिग्री, ठीक है, पर संरक्षण किया जाता है। जबकि इन-सिटू प्रविधि के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन आया है कि इन-सिटू प्रविधि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान है, वन जीव अभ्यारण्य है, आपका जय मंडल रिजर्व आदि को शामिल किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, माइकोराजा एक सहजीवी प्रबंधन है किसका? कवक और पौधों के मध्य, याद रखना, ये आते हुए क्वेश्चन है, देखो BEO में आया हुआ है, UP PCS, ये कहीं भी आ सकता है, उत्तराखंड PCS, RO, अगर आप ऐसे क्वेश्चन मिस करें तो क्वेश्चन को आप अपनी एक्यूरेसी से भटक जाएंगे। तो कवक और पौधों के मध्य माइकोराजा एक सहजीवी प्रबंधन मैनेजमेंट करता है। माइकोराजा कवक और पौधों की जड़ों के बीच का एक संबंध होता है, यह संबंध लगभग 95% पौधों में पाया जाता है। माइकोराजा मिट्टी से पौधों की विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन और छोटे पोषक तत्वों को ग्रहण करने में मदद करता है और फसलों की पैदावार बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होते हैं किसके? 780 न्यूटन मीटर द्रव्यमान के लिए, ए इज द राइट आंसर, जो मानव त्वचा में होते हैं दोस्तों। मानव त्वचा का रंग व्यक्तियों के बीच काफ़ी भिन्न होता है, जो सूर्य के संपर्क और उम्र पर निर्भर करता है। इसलिए जो दृश्यमान तरंग दैर्घ्य है उसकी जो रेंज है वह 380 से 780 नैनोमीटर। ये मानव त्वचा के परावर्तन स्पेक्ट्रम का एक उचित विश्लेषण महत्वपूर्ण संसूचक जानकारी प्रकट कर सकता है। त्वचा यानी कि जो हमारी है स्किन है, ये बाह्य रोगाणुओं पैथोजेंस होते हैं और पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं दोस्तों, उनसे रक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ित जिन्हें अस्थमा हो जाता है उनको परेशान करता है? वो होती है धूल बरूथी। क्या होती है दोस्तों? धूल बरूथी, धूल बरूथी, तो ये होती है धूल बरूथी। घरेलू धूल में धूल कणों के एक साथ धूल बरूथी नामक कीटाणु, समझ रहे हैं आप, कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो दमा पीड़ित यानी कि जिन्हें अस्थमा हो जाता है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाई जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 65%, उसके बाद कार्बन व नाइट्रोजन, यानी कि कार्बन पाया जाता है करीब 18.5, ये आता है क्रम में भी लगाने को हो सकता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन करीब 65% होगी, उसके बाद कार्बन 18% के आसपास होगी, उसके बाद नाइट्रोजन करीब 3.2% हो गई। लोहा जो होता है, आयरन, सोडियम तथा आयोडीन की उपस्थिति शरीर में बहुत ही कम होती है। लोहा, सोडियम और आयोडीन की उपस्थिति, ठीक है, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। नेक्स्ट, लेज़र बीम का उपयोग, क्वेश्चन नंबर 32 है। लेज़र बीम का उपयोग होता है किसमें?
आँख की चिकित्सा में, आँख को सही करने में लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। जो आँखें हमारी बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो यहाँ जो शल्य चिकित्सा है उसके द्वारा लेजर बीम का सर्वाधिक उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त किडनी का जो पथरी है गुर्दे में, यानी किडनी में आपके पथरी हो जाती है, ठीक है, ऑक्जेलेट की वजह से, कैंसर में, ट्यूमर, मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैंसर की चिकित्सा में रेडान से सिकाई की जाती है, रेडान एक अक्रिय गैस है, उससे सिकाई की जाती है, एवं कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे जो सेल हैं वो डेवलप हो सकें दोस्तों। नेक्स्ट 32, यह है सूची 1 से 2 को मैच करना है। बीटा ऑक्सीकरण उपापचय से प्राप्त होता है आपको इंसुलिन 2, यानी कि इसका इंसुलिन यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। और जो बसीय अम्ल ऑक्सीकरण है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्रिएटिन होता है बालों में, और हिपेरिन काम आता है प्रतिस्कंदी के। जो हिपेरिन है ये हीमोग्लोबिन में, जो आपका He होता है हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का वाहक होता है, ठीक है दोस्तों। शरीर में कार्बोहाइड्रेट अंश के पाचन के पश्चात जो होता है ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्ट के बाद ग्लूकोज बनता है, जिससे आपकी बॉडी चलती है। इस जो इंसुलिन है, जो इंसुलिन लगाते हैं जब आपको डायबिटीज या शुगर हो जाता है, उसके बाद इंसुलिन ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। बीटा ऑक्सीकरण एक अपचयी प्रक्रिया है जिसके द्वारा फैटी एसिड टूटकर एसिटाइल को एंजाइम का निर्माण करते हैं। क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो उपकला कोशिकाओं का तनाव या किसी क्षति से रक्षा करती है। बाल इसी से बनते हैं। हिपेरिन रक्त में पाई जाने वाला एक प्रतिस्कंदी पदार्थ है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन आते ही हैं, तो मिस मत कीजिएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, बाकी आप जानें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा है बताइए, सही सुमेलित कौन सा है? देखो, जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक्स होती है, वहीं एक्री जो फ्लेविन है ये पूर्तिरोधी होती है, सल्फोनल ये निश्चेतक है, वहीं फिनेसेटिक ये पूर्तिरोधी नहीं होती, ये होती है एंटीपायरेटिक्स। क्या होती है? एंटीपायरेटिक्स। 4 गलत हो गया, 1 2 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इनको मैच करना है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले एग्जाम में जाने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में पहुंचने से पहले, पेपर हाथ में आने तक एग्जाम क्वेश्चन को इतना अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना अच्छे से, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आप आंसर किस तरीके से लगाएंगे। देखो, रेयान क्या होता है? रेयान रूपांतरित स्टार्च है क्या? सही है। मॉडिफाइड सर्च सही है, ठीक है। नहीं, रेयान रूपांतरित स्टार्च नहीं है, रूपांतरित सेल्यूलोज है दोस्तों। जो रेयान है वो एक क्या है? सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज। तो रेयान ही गलत हो गया। तो रेयान मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, मॉडिफाइड रूपांतरित सेल्यूलोज है। एस्पार्टम क्या है? ये एक सिंथेटिक स्वीटनर है, यानी कि संश्लेषित बनाया हुआ मधुरक है, बहुत मीठा होता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जिससे भैंस वगैरह का दूध निकालने के लिए लगाया जाता है, और महिलाओं में भी पाया जाता है। ये नियोप्रिन एक विशिष्ट रबड़, स्पेशलाइज्ड रबड़ है दोस्तों, ठीक है। नीचे देख सकते हो 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 36, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम होता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मकड़ियाँ उत्पादित करती हैं उस रेशम का नाम है गोसामर रेशम। क्या है? गोसामर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम है, उसका नाम है गोसामर रेशम। मकड़ियों जो हैं तरह तरह के रेशमी तंतुओं के उत्पादन में दक्ष होती हैं। इन रेशमी तंतुओं का उपयोग मकड़ियाँ केवल शरीर फंसाने के लिए ही नहीं करती, बल्कि अपने बिलों के द्वारा को ढकने के लिए भीतरी दीवार पर नरम स्तर के निर्माण के लिए भी करती हैं। वहीं टसर रेशम की बात करें, इसका उत्पादन टसर कीटों के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट हो गया। ये अर्जुन जो टसर रेशम है, अर्जुन, साल और जामुन, बेर आदि बच्चों पर पाए जाते हैं। टसर रेशम। मूंगा रेशम जो है मूंगा कीटों द्वारा, भारत मूंगा रेशम के उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी है, याद रखना। वहीं अहिंसा रेशम उत्पादन की एक आधुनिक विधि है, इसमें कीटों को बिना मारे ही रेशम प्राप्त किया जाता है, और जो अहिंसा रेशम है झारखंड में काफ़ी लोकप्रिय विधि रही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37, मैच करना है। देखो, MS स्वामीनाथन आपके हरित क्रांति से थे, किससे थे? हरित क्रांति से। मैच करो तो डी पे कौन सा हो गया? एक हो गया, तो जो बी और डी, यानी कि अगर देखा जाए तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। एक एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ, तो 50-50 आ गया, बी पर डी आ गया, ठीक है। वहीं बीरबल साहनी आपके किससे थे? बीरबल साहनी किससे थे आपके? बताइए। बीरबल साहनी थे आपके
पैलियोबॉटनी, यानी कि ये हो गया 3, तो 3 हो गया, तो ये क्लियर हो गया, बी इज द राइट आंसर। 3 4 2 1। केसी मेहता किससे हो गए, ये हो गए पादप रोग विज्ञान, और पी महेश्वरी होगा आपके भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी से दोस्तों। सो बी इज द राइट आंसर। यानी कि बीरबल साहनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, केसी मेहता पादप रोग विज्ञान, पी महेश्वरी भ्रूण विज्ञान और एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से दोस्तों। आर ओ मेंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, यानी कि वो बहुत लंबे समय तक रखे जा सकते हैं। क्यों? वहाँ पे दोस्तों श्वसन जो दर है उसकी कमी हो जाती है, ह्रास हो जाता है, यानी कि श्वसन दर को वहाँ पर जो रेस्पिरेशन दर है, रेट है, उसको कम कर दिया जाता है। जो कोल्ड चैम्बर है, कोल्ड स्टोर में फलों तथा अन्य खाद्य पदार्थों को श्वसन दर में कमी हो जाने के कारण इनका अधिक समय तक भंडारण संभव हो पाता है और ये तरोताज़ा बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है? लखनऊ जो है मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है दोस्तों। ठीक है, करंट का क्वेश्चन था, देख लेना। लखनऊ से ही गन्ना विकास विभाग द्वारा राज्य गुड़ महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया, पुराना क्वेश्चन था थोड़ा सा। कुशीनगर में केला महोत्सव, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल और झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है दोस्तों? कौन सा एक सही सुमेलित है बताइए। देखो, प्रकाश जो ऑक्सीजनक प्रकाशपोषी जीव उच्च पौधे एवं सूक्ष्म जीव करते हैं? नहीं। लेकिन कौन सा सही है? प्रकाश संश्लेषक जीव केवल प्रकाश में ही शोषण करते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन का अस्थिर रूप है। एनोमॉक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आश्रम पढ़ाती 2021 PCS में आया है, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट, एनामॉक्स नाइट्रेट का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण, तो कह रहे हैं कौन सा सही है? तो यह है बी सुमेलित, यानी कि प्रकाश संश्लेषक जीव केवल प्रकाश में ही श्वसन करते हैं। प्रकाश संश्लेषक जीव दोस्तों केवल प्रकाश में ही श्वसन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पत्तियों में होता है। कई बार पूछा गया है कि क्या तने जड़ वगैरह? नहीं, प्रकाश संश्लेषण दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया पत्तियों में होती है। यह क्लोरोप्लास्ट नामक विशेष कोशिका संरचनाओं के भीतर होती है। क्लोरोप्लास्ट इसमें एक वर्णक होता है, उसके भीतर होती है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से जो है ऊर्जा का अवशोषण करता है और स्टोमेटा नामक छोटे छिद्रों की सहायता से, क्योंकि छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हें बोलते हैं स्टोमेटा, पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के प्रवेश के लिए और ऑक्सीजन को निकालने के लिए मार्ग का काम करता है स्टोमेटा। ये पूछ सकता है दोस्तों कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवेश के लिए और ऑक्सीजन को निकालने के लिए कौन यूज होता है? क्लोरोफिल, स्टोमेटा, फलाना ढेंगा, तो स्टोमेटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 41 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है? गैर सेल्यूलोसी, जो सेल्यूलोसी नहीं, ये है नायलॉन। सी इज द राइट। गैर सेल्यूलोसी रेशे हैं नायलॉन, ओलेफिन, एक्रालिक, पॉलिस्टर। ये क्या है? गैर सेल्यूलोसी रेशे, नायलॉन, ओलेफिन, एक्रालिक और पॉलिस्टर। वहीं सेल्यूलोसी रेशे हैं कपास, लिनेन, हेम्प, रेमी, सिसिल, जूट और रेयान। सेल्यूलोसी रेशे हैं कपास, लिनेन, हेम्प, रेमी, सिसिल, जूट और रेयान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। तो कपास सेल्यूलोसी है, लिनेन है, हेम्प है, रेमी, सिसिल, जूट और रेयान दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट 42, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण का क्या नाम दिया गया? ये दिया गया था अल्फा। ठीक है, बीटा साउथ अफ्रीका, गामा ब्राज़ील और डेल्टा दिया गया था भारत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायों और भैंसों में दुग्ध ज्वर रोग होने का कारण है, यानी कि गायों और भैंसों में एक दुग्ध ज्वर मिल्क फीवर हो जाता है, उसको होने का कारण है कैल्शियम की कमी होना। गायों और भैंसों में जो मिल्क फीवर है तो उसमें कैल्शियम की कमी होने से उसे बोलते हैं दुग्ध ज्वर। ठीक है। सामान्यतः ये रोग गायों में 5 से 10 वर्ष की उम्र में अधिक होता है। रोग की शुरुआती अवस्था में पशुओं की मांसपेशियां जकड़ जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मीठा शर्करा है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं और आएंगे। तो इन सब में से इच्छू शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज में सबसे ज़्यादा कौन सा मीठा शर्करा है? यह फ्रक्टोज जो है फलों से पाया जाता है। फलों जो फ्रूट्स हैं उनसे आपका फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज शर्करा एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। कैसा है? मोनोसैकेराइड शर्करा है, जो प्रकृति में सबसे मीठा शर्करा है। क्या है? प्रकृति में सबसे मीठा शर्करा है। ये इसे फल शर्करा भी कहते हैं, इसे ही साधारण चीनी भी कहते हैं।
फ्रक्टोज को गन्ना, चुकंदर, मकई यानी मक्का से प्राप्त किया जाता है। वहीं इच्छू शर्करा को अंग्रेजी में केन शुगर या टेबल शुगर भी कहते हैं। इसे प्राकृतिक पौधों से प्राप्त किया जाता है। वहीं ग्लूकोज या दत्त शर्करा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है तथा यह सजीवों की कोशिकाओं सेल्स के लिए ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत है। इससे काजू, अंगूर, चुकंदर की जड़ों, ईख के तनों आदि में पाया जाता है। माल्टोज भी एक प्रकार का शर्करा ही है। यह गन्ने, चुकंदर सहित कई प्रकार के अनाजों में माल्टोज पाया जाता है, मक्का वगैरह में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि माल्टोज करने के बाद शायद बियर वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें बनाई जाती है जो नहीं पीनी चाहिए, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सा वानस्पतिक कीटनाशक है? कौन सा है? रोटेनैनॉन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीपीसीएस एसीएफ 2020 का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा टफ भी है, क्योंकि ये सुने भी नहीं होंगे, पढ़े भी होंगे। तो वानस्पति के कीटनाशक है वो है रोटेनॉन। कीटनाशक रासायनिक या जैविक पदार्थों का ऐसा मिश्रण होता है जो कीड़े मकोड़ों से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने, उन्हें मारने या उनसे बचाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि के क्षेत्र में पेड़ पौधों को बचाने के लिए बहुतायत मात्रा में किया जाता है। कीटनाशक कीट को क्षति को रोकने, नष्ट करने और दूर भगाने अथवा कम करने वाले पदार्थ अथवा पदार्थों का मिश्रण होता है। तो इसमें उदाहरण है रोटेनॉन, एक वानस्पतिक कीटनाशक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दैट इज कॉल्ड CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पानी की गुणवत्ता मानकों को कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं? ये 5 भागों में आता हुआ क्वेश्चन है। सितंबर 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उसका एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 लाया गया। उसके अंतर्गत 5 भागों ABCDE इनमें इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड के नाम से बांटा गया। नेक्स्ट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के संस्थापक कौन थे? ये थे अनिल अग्रवाल दोस्तों। कौन थे? अनिल अग्रवाल। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के संस्थापक अनिल अग्रवाल थे। यह केंद्र का यानी कि सेंटर का एक सक्रिय गैर सरकारी संगठन है जो विभिन्न पर्यावरण के मुद्दों का समर्थन करता है। अनिल अग्रवाल को 1986 में पद्मश्री, और ये सब थोड़ा सा नहीं आएगा लेकिन फिर भी देख लेना, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल डायमंड बैक मोथ द्वारा प्रभावित होती है? कौन सी फसल है दोस्तों जो डायमंड बैक मोथ द्वारा प्रभावित होती है? यह बंद गोभी। क्या है? बंद गोभी। देखो मुझे भी नहीं पता था ये क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, आपको लगे ऐसा नहीं है। तो डायमंड बैक मोथ द्वारा प्रभावित होती है बंद गोभी, जिससे बोलते हैं डायमंड बैक मोथ, DBM। इसका जो है ये नामक एक कीट है, ये गोभी व पत्ता गोभी की सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। यह पूरे विश्व में पाया जाता है। फसल को बचाने हेतु यदि कीटनाशक का उपयोग ना किया जाए तो ये 60 से 80% फसलों को बर्बाद कर देता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अब थोड़ा येलो कलर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हींग प्राप्त की जाती है। हींग किससे प्राप्त की जाती है? देखो, हींग का दोस्तों तने के स्राव और जड़ों के निष्कर्षण दोनों से। हींग एक प्रकार का सूखा रेजिन है जो कि पौधों के तने एवं जड़ों से प्राप्त किया जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। RO PCS का री एग्जाम 2016 वाला। कच्चे हींग का स्वाद लहसुन जैसा होता है। हींग में ट्रांस फेरुलिक अम्ल, याद रखना, हींग में ट्रांस फेरुलिक एसिड अम्ल पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसलिए हींग का प्रयोग औषधि के रूप में भी होता है दोस्तों। ठीक है, हींग का प्रयोग औषधि के रूप में भी होता है। थोड़ा कलर ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, जैसा पढ़ा। देखो सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एस्पार्टेम एक संश्लेषित मधुरक है। नियोप्रीन एक विशिष्ट यानी कि स्पेशलाइज्ड रबड़ है। रेयॉन जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं है दोस्तों। रेयॉन एक सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशे होते हैं, ना कि रूपांतरित स्टार्च। रेयन जो है रासायनिक दृष्टि से सूत के समान होता है। रेयन का उपयोग कपड़ा बनाने, कालीन बनाने, चिकित्सा क्षेत्र में जाली बनाने में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, जाली बनाने वगैरह में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्या है? निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों की उनकी स्थापना के कालक्रम में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। इवन UPPCS से लेके PCS उत्तराखंड RO में क्रोनोलॉजी का बहुत महत्व बढ़ गया है। देखो कोलकाता को किया गया था 1875 में, जैसा कि नीचे गिवन है। कोलकाता 1875। उसके बाद शिमला में किया गया 1905। उसके बाद पुणे में किया गया 1928 और नई दिल्ली में 1944, देख सकते हो आप। सो D इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पहले कोलकाता, फिर शिमला, फिर पुणे, फिर नई दिल्ली।
शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है जैसे हमने बताया फ्रक्टोज। फल शर्करा जो है शहद उससे फल यानी कि फ्रक्टोज फल शर्करा से प्राप्त होता है। कौन? शहद, जिसे बोलते हैं हनी। ठीक, नेक्स्ट देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहद के प्रमुख घटक में सबसे ज़्यादा देखो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, नंबर 3 पर जल, फिर माल्टोज और सुक्रोज भी पाए जाते हैं। ये पूछ ले कि भैया शहद में कौन सा घटक पाए जाते हैं, तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, जल, माल्टोज और सुक्रोज सब पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट मिर्च का तीक्ष्णता, मिर्च का तीखापन का कारण है, ये होता है कैप्साइसिन की उपस्थिति में। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मिर्च जो होती है, हरी मिर्च जो आप खाते हैं, लाइकोपिन की उपस्थिति में होता है टमाटर का रंग लाल, कैप्साइसिन की उपस्थिति में होता है तीखापन यानी मिर्च का तीखापन, और एंथोसाइनिन की उपस्थिति में होता है प्याज का रंग गुलाबी और लाल, या सेब एप्पल का भी एंथोसाइनिन की उपस्थिति में। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग होता है पीला, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, नेक्स्ट अगर घिसड़ पिसड़ हो गई तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। कैफीन क्षाराब उपस्थित होता है, देखो चाय और कॉफ़ी दोनों में। कैफीन क्षाराब चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। कैफीन एक कड़वी सफ़ेद क्रिस्टलाब एक्सेंथाइन एल्कलाइड है जो एक मनोस्फूर्तिदायक उत्तेजक औषधि है। इसकी खोज जर्मन रासायनिक शास्त्री फील्ड लैब फर्डिनेंड रनगे ने 1819 ईस्वी में की थी। कॉफ़ी, चाय और मृदु पेय और ऊर्जा पेय जैसे अति लोकप्रिय पदार्थों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 आपका क्या है? 55 आपका दोस्तों, प्याज़ों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज में होता है सल्फेनिक अम्ल। ये कई बार क्वेश्चन आया है, सल्फोनिक नहीं सल्फेनिक, कन्फ्यूजिंग है। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है, उसमें से रिलीज होता है। ये एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फा ऑक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। जो एंजाइम है, एंजाइम का नाम है सिंथेज। प्याज में पाए जाने वाला सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी है? ये है मधुमक्खियाँ। इनका उपयोग जंग वगैरह होती है तो भी किया जाता है दोस्तों कई बार। ठीक है, क्योंकि इनकी मधुमक्खियों के सूंघने की क्षमता कुत्तों से अधिक होती है। मधुमक्खी में श्रावण की भी सत्ता, सुनने की क्षमता भी अधिक पाई जाती है, जिससे अपने लक्ष्य को आसानी से पा लेती हैं दोस्तों। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल है एक दोस्तों, एक स्टेरॉयड होता है जो कि आपकी धमनियाँ होती हैं, हार्ट वाली धमनियों में जम जाता है, उससे हार्ट अटैक जैसे चांस होते हैं। ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड है। एचडीएल होता है, एलडीएल, दो तरह का कोलेस्ट्रॉल है जो आपके ऑयली खाने से और भी इधर उधर का जो फास्ट फूड और जो जंक फूड खाते हैं उससे आप बढ़ जाता है। तो प्लीज़ अवॉइड इट, ऐसा खाना मत खाइए, हेल्दी खाना खाइए। वीडियो लंबा हो सकता है बट हम सारे वीडियोस सारे क्वेश्चंस करके ख़त्म करेंगे इस बार, क्योंकि टाइम कम बचा है। तो यह एंजाइम यह किसी क्रिया में उत्प्रेरण का कार्य करते हैं, कैटालिस्ट का। कोलेस्ट्रॉल की अतिरिक्त मात्रा से हृदय वायु का जो रोग है, धमनियों में दृढ़ता या पक्षाघात यानी कि हार्ट अटैक जैसी समस्या आती है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड्स है जो कीटनाशी है, जो कीटाणु को नष्ट करते हैं, जैसे डीडीटी है, याद रखना आता हो क्वेश्चन है। डीडीटी, मेलाथिन, ये कीटनाशी हैं। मेलाथियान, ठीक है। विटामिन की खोज फंक ने की 1911 में। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, कार्बन पाए जाते हैं, कार्बन कंपाउंड। इसमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, याद रखना। विटामिन लेने पर आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, परंतु ये शरीर के उपापचय यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है, आप जो खाते हैं उसकी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58। औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट के बने होते हैं मंड की। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्च के बने होते हैं, मंड मतलब स्टार्च के। 59। असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों के उत्पन्न 3 संचरणीय रोग, मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और शिस्टोसोमियासिस, ये 3 ऐसे रोग हैं जो कि आपकी अगर पानी गंदा है, सफाई नहीं है और विकासशील जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें ये हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CUT का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव। CUT मतलब कॉपर्टी एक गर्भ निरोधक युक्ति है, इसके लगाने से रक्तस्राव की समस्या आती है दोस्तों। ठीक है, यह महिलाओं में यूज़ होती है दोस्तों, महिलाएं इसका यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है 61। निम्नलिखित में से कौन मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? यह पायरिथ्रम, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। रोटिनोन की बात हम ऊपर कर चुके हैं, ये एक वनस्पति नादक रोगी है दोस्तों। ठीक है, पायरिथ्रिन मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरों में गंधक, नीम की पत्तियां, नैफ्था तथा पायरिथ्रम आदि को धुआं करने से मच्छर भाग जाते हैं। ठीक है, आदि से मच्छर भाग जाते हैं। ठीक है, कलर और चेंज करते हैं थोड़ा सा।
निम्नलिखित में बेमेल 62 निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करना है। वैलियम, बारबिट्यूरेट, कोकीन, अफीम। देखो अफीम, बारबिट्यूरेट और कोकीन एक तरीके से पाया जाता है, बट आपको अगर नहीं पता तो आप बारबिट्यूरेट की तरफ जाएंगे। क्यों? ये आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन जो वैलियम है ये इसमें से बेमेल है, क्योंकि वैलियम जो है ये डायजेपम दवा के वर्ग से है, जिसे बेंजोडाइजेपाइन के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है। इसका उपयोग घबराहट की बीमारियों, शराब के लक्षण से छुटकारा व मांसपेशियों के ऐंठन, जो शराब पीते हैं वो वैलियम, जिसे डायजेपाम दवा बोलते हैं, उसको दे सकते हैं, उसके उपचार में किया जाता है। डायजेपाम कभी कभी दौरे के इलाज के लिए अन्य दवाओं के साथ भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है। 63 की बात करें, क्या है? आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनारिया से। लेमिनारिया नामक समुद्री शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। आयोडीन तत्व की कमी से मनुष्य के गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है तथा व्यक्ति घेंगा रोग से ग्रस्त हो जाता है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक यानी कि आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने और ब्रेन ट्यूमर के इलाज में किया जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अप्रतरणों का नष्ट कर सकते हैं। चाहिए। वहीं अप्रतरणों का फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इज द राइट आंसर। जो पौधे बिना बोए खेतों में उग जाते हैं और फसलों के लिए साधारणतः अवांछनीय तथा हानिकारक होते हैं, उन्हीं को कहते हैं शाकनाशी। उन्हीं के लिए शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है। और बाकी आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। इसका उदाहरण पैराक्वाइट है, क्लोरोप्रिकिन, ब्रोमोसिल आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? क्या है? संकल्प परियोजना। ये आपके HIV एड्स से दोस्तों। किससे? HIV एड्स से संबंधित है, इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। तो संकल्प परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो HIV एड्स यानी कि HIV के उन्मूलन से संबंधित है संकल्प परियोजना, यानी कि एड्स HIV जो होता है एड्स इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो HIV एक वायरस है उसके द्वारा होता है, उसके उन्मूलन से संबंधित है, उसके इरेडिकेशन से संबंधित है। इसके परियोजना के तहत आम जनता को HIV एड्स से संक्रमित होने से बचने के लिए उपायों व शिक्षा यानी कि उनको एजुकेट अवेयर किया जाता है। इसमें हुए बदलाव कार्यक्रम और इसके समापन को प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों। ठीक है। तो संकल्प परियोजना HIV एड्स से HIV के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन हमें आपके एग्जाम्स में आते हैं, आप इनकी रिवर्स इंजिंग कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, ये ज़रूरी है, लेकिन आप अगर PYQs नहीं कर रहे हैं तो आप एग्जाम के पैटर्न को, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको PYQs करना, उसके बाद उन क्वेश्चंस को हिट करना, लगाना, उनको बराबर तरीके से रिवर्स इंजिंग करना, जिससे आप एग्जाम की एक्यूरेसी को बराबर बना के रख सको दोस्तों। ठीक है। तो यहीं तक करते हैं, आगे के वीडियो में रखेंगे दोस्तों बाकी के वीडियोज़ में। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल, और जय हिंद दोस्तों।